हेलो दोस्तों, मैं धर्मेंद्र सक्या द एथिकल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हमारा सेशन चल रहा था जिसमें हम जो हमारे प्रीवियस ईयर के एमपीपीएससी में आईसीटी क्वेश्चन पूछे गए थे वो डिस्कस कर रहे थे। तो आज के सेशन में हम जो प्रीवियस ईयर का जो डीएसपी रेडियो का एग्जाम हुआ था उसमें आईसीटी के 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे इस सेशन में और उनके आयोग ने क्या आंसर दिए उसको भी देखेंगे। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि बुधवार को 26 अप्रैल शाम 8 बजे हम लाइव सेशन लेके आने वाले हैं, जिसमें हम आपके साथ में लास्ट 25 दिन की एमपीपीएससी के लिए सटीक रणनीति क्या होनी चाहिए। यह रणनीति मैंने पिछले साल के जितने भी एमपीपीएससी ने पेपर्स लिए हैं या पेपर्स कराए हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका विश्लेषण करके तैयार की है। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना है। तो सब्जेक्ट में भी हम देखें किस टॉपिक को कितना वेटेज देना है। यह एनालिसिस हम सभी लोग मिलकर कल आपके साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। और आशा क्या करता हूं, मुझे 100% भरोसा है कि इस सेशन का आप लोगों को बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। आपके कम से कम 20 से 25 नंबर आपके एग्जाम्स में बनने वाले हैं। और इस सेशन लाइव सेशन लेने के बाद में, इस रणनीति पर चर्चा करने के बाद में, मैं आपके साथ में आपके 21 मई के एग्जाम तक साथ रहूंगा पूरी तरह से और उस रणनीति को मैं पूरा करने में आपका पूरा सहयोग करूंगा। चलिए, तो आपसे अनुरोध है कि बुधवार शाम 8 बजे का सेशन लाइव लेना ना भूलें, यह आपके लिए काफी लाभकारी या फायदेमंद होने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है, फिशिंग का प्रयास निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो, हमने देखा कि अभी हमने लगभग 40-50 क्वेश्चन सॉल्व किए, यानी 4-5 एग्जाम्स के क्वेश्चन सॉल्व किए। उसमें देखा हमने कि साइबर अटैक से एक ना एक क्वेश्चन हर पेपर में पूछा गया है। साइबर अटैक यानी डीयूएस हो, चाहे फिशिंग हो, चाहे ब्रूट फोर्स अटैक हो, चाहे आपका डिनाइल ऑफ सर्विस हो, सभी के सभी साइबर अटैक से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपके हर पेपर में पूछा जा रहा है। यहां भी देखें, पहला क्वेश्चन, फिशिंग का प्रयास निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है। तो फिशिंग की मैंने आपको बताया, लास्ट सेशन में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि फिशिंग का मतलब हिंदी में अगर हम देखें तो मछली पकड़ना होता है। मछली पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं, कांटे में दाना लगाते हैं और मछली को क्या लगता है कि भोजन आया है, उसे लगता है ऑथेंटिक चीज है, सही चीज है, और वह उसके कांटे में फंस जाती। ऐसे ही हैकर के द्वारा, यानी कोई हैकर वो व्यक्ति जो आपकी सूचनाओं को आपके सिस्टम से चुराना चाहता है निजी लाभ के लिए, पैसे के लिए या फिर किसी और अन्य फायदे के लिए, और आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है, वो क्या करता है, किसी ऑथेंटिक सोर्स जैसे किसी ईमेल से, किसी फोन से या किसी अन्य माध्यम से आपको मेल या एसएमएस या फोन कॉल करता है और आप उसके जाल में फंस जाते हो, अपनी इंफॉर्मेशन उसके साथ में साझा कर देते हो। जैसे मान लो आपके पास किसी का कॉल आया, वो कहता है कि सर हम एसबीआई बैंक से बोल रहे हैं, आपको एक लिंक भेजी जा रही है, इस पे आप क्लिक कर दीजिए और ऐसा वैसा कोई ना कोई आपको प्रलोभन वो दे देता है, ठीक है। तो आपको लगता है एसबीआई तो एक ऑथेंटिक सोर्स है ना, तो आप उसके जाल में फंस जाते हो। तो एक फोन कॉल के माध्यम से, ऐसे एसएमएस आ सकता है, एसएमएस के साथ कोई लिंक आ जाए आपके पास में, ईमेल के साथ में कोई लिंक आ जाए, कोई मलवेयर चिपका हुआ चला है, तो वो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आपके सिस्टम से सारी खुफिया जानकारी हैकर तक भेजता रहता है। तो यहाँ पे सही आंसर डी आंसर है, ठीक है। करेक्ट आंसर यहाँ पे डी आंसर है और डी आंसर आयोग के द्वारा दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से की जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी परस्पर क्रिया इंटरएक्शन ई गवर्नेंस नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल में ई गवर्नेंस के टाइप पूछे गए, ठीक है। ई गवर्नेंस कौन कौन से टाइप की होती है, तो देखें, शासन एवं नागरिकों के मध्य। तो शासन एवं नागरिकों के मध्य इसका मतलब हो गया गवर्नमेंट टू सिटीजन, ठीक है, यह तो होता है एक टाइप गवर्नेंस का। दूसरा है शासन एवं व्यापार के मध्य, यानी गवर्नमेंट टू बिजनेस, गवर्नमेंट टू व्यवसाय या बिजनेस, ठीक है। फिर है शासन के आंतरिक कार्य के मध्य। शासन के आंतरिक कार्य का मतलब क्या होगा, यहाँ पे जी टू जी, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट मॉडल जिसे बोलते हैं, नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य। नागरिकों एवं व्यापार के आंतरिक कार्यों के मध्य गवर्नेंस के अंतर्गत नहीं आता है, इस टाइप का कोई मॉडल नहीं है। और यहाँ पे आपको देखना है यही नहीं पूछा गया है, तो आपका डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आपको टाइप ऑफ गवर्नेंस में एक बार और बता दूं, तो देखो गवर्नेंस के टाइप में है जी टू सी, यानी प्रशासन से सिटीजन या नागरिक, शासन से
नागरिक। इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो गवर्नमेंट कोई भी लाभ या सब्सिडी अपने नागरिकों को देना चाहती है, जैसे कि जो प्रत्यक्ष हस्तांतरण है, ठीक, प्रत्यक्ष धन, प्रत्यक्ष कैश डिपॉजिट जो है वो आ जाएगा इसमें, ठीक है। इसके अलावा कोई भी आपकी जो सब्सिडी है डायरेक्ट अकाउंट में आती है वो आ जाएगा। इसके अलावा आप कोई गवर्नमेंट को बिजली बिल वगैरह पे करते हो वो आ जाएगा गवर्नमेंट टू सिटीजन में। तो इस तरह की जो भी सेवाएं जो शासन और नागरिकों के मध्य, या फिर कोई इंफॉर्मेशन शासन आपके साथ में साझा करना चाहता है, जैसे किसी एप्लीकेशन से या किसी सॉफ्टवेयर के माध्यम से या किसी ऐप के माध्यम से, तो वो सारे के सारे G2C में आते हैं। जैसे कई पोर्टल गवर्नमेंट ने चला रखे हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन आवेदन वगैरह है, तो G2C। दूसरे मॉडल की अगर बात करें तो दूसरा मॉडल G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट होता है, यानी गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, यानी जब गवर्नमेंट अपने ही कार्यालयों के मध्य इंफॉर्मेशन सूचना को आदान प्रदान करती है, साझा करती है, तब उसे हम कहेंगे, जैसे ई सचिवालय, ई सचिवालय हो गया, ई सचिवालय, और ई पुलिसिंग हो गई, ई पुलिस, ई कोर्ट हो गया। तो इन तरह से गवर्नमेंट जब अपने ही विभिन्न कार्यालयों के मध्य सूचनाओं को आदान प्रदान करती है, सूचनाओं को साझा करती है, तो उसे G2G मॉडल कहते हैं। अगला मॉडल है G2B मॉडल, गवर्नमेंट टू व्यापारी, ठीक है, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल। इसके अंतर्गत क्या होता है कि गवर्नमेंट कोई टेंडर निकाल रही है, तो जो ई टेंडर वगैरह हो गए, ई टेंडर हो गए, ई टेंडर के अलावा और क्या होगा, इसके अंतर्गत जो व्यापारी टैक्स भरते हैं, तो टैक्स जमा करना, टैक्स जमा, ठीक, या फिर कोई व्यापारी कोई कंपनी स्थापित करना चाहता है तो कंपनी का आवेदन गवर्नमेंट को करता है, तो कंपनी वगैरह स्थापन के लिए ऑनलाइन आवेदन, ऑनलाइन आवेदन व्यापारियों के द्वारा। तो इस तरह की जो कार्य किए जाते हैं वो सारे के सारे किसके अंतर्गत आते हैं, गवर्नमेंट टू बिजनेस मॉडल के अंतर्गत आते हैं। एक है गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल, पहला, दूसरा, तीसरा और फोर्थ है गवर्नमेंट टू, अरे गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, या सर प्रशासन से कर्मचारी। तो देखो प्रशासन से कर्मचारी के अंतर्गत क्या आएगा, गवर्नमेंट जो अपने कर्मचारियों का म्यूचुअल फंड वगैरह रखती है उसे उनके डायरेक्ट खाते में ट्रांसफर कर दे, अपने कर्मचारियों को ट्रेनिंग वगैरह देनी है, जैसे आपने देखा होगा अभी शिक्षकों को गवर्नमेंट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से ट्रेनिंग देती है, वो सारी चीजें, या कोई इंफॉर्मेशन साझा करनी है गवर्नमेंट को अपने कर्मचारियों के साथ में, तो इस तरह के जो ई गवर्नेंस के मॉडल होते हैं उसे हम गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय मॉडल कहा जाता है। तो इस तरह से हमने देखा कि गवर्नमेंट के 4 मॉडल हैं और ई गवर्नेंस के 4 मॉडल हैं, इसमें डी ऑप्शन है वो फिट नहीं होता है। एक और हमने यहाँ पे क्या देखा, तो एक और जो मॉडल था गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय, ठीक है। इस तरह से 4 मॉडल हैं ई गवर्नेंस के। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम द्वारा जारी किए गए कार्ड का नाम है नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। पहले तो हम देखें, तो यहाँ पे आंसर दे देते हैं। तो इसके द्वारा जो कार्ड जारी किया जाता है वह रुपे कार्ड जारी किया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनसीपीआई के बारे में आपको बता दूं। एनपी, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, फुल फॉर्म इसका नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, या इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की बात करें, एस्टैब्लिशमेंट इसका हुआ था 2008 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है, मुख्यालय स्थित है कहाँ पर, मुंबई में, ठीक है। इसका हेड क्वार्टर स्थित है मुंबई में। अब इसके द्वारा कई सारे कार्ड लॉन्च किए गए, इनमें देखें हम, तो देखो इसके द्वारा लॉन्च या जारी किए गए कार्ड या जिन्हें कहे हम प्रणालियों में, तो एक तो आता है आपका रुपे, जो कि अभी अभी हमने में बात की, रुपे हो गया, ठीक। रुपे के बाद आता है भीम, भीम ऐप है, ठीक है। यूपीआई है, ठीक, ये सभी आपको याद होंगे ना, भीम, यूपीआई, रुपे,
एईपीएस है एक, एईपीएस। अब आप, मैं यहाँ पे लिखता जा रहा हूँ, आपको थोड़ी देर फुल फॉर्म बताऊंगा आपको, आप खुद सोचें कि इनकी फुल फॉर्म क्या क्या है। ठीक है, तो देखो इसका भारत इंटरफेस फॉर मनी, इसका फुल फॉर्म भारत। इनके फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, भारत इंटरफेस फॉर मनी। ठीक है, दूसरा यूपीआई, यूनिफाइड यूनिफाइड पेमेंट, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, एईपीएस का आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम, आधार एनेबल्ड पेमेंट, यानी जो आप आधार से कहीं से निकाल लेते हो अपने अकाउंट से, वही है आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। तो इस तरह से जो हमारा एनपीसीआई है उसने कई सारे ट्रांजैक्शन की सुविधाएं या कार्ड वगैरह लॉन्च कर रखे हैं। तो इस तरह इसमें से भीम, यूपीआई और रुपे ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक आधार एनेबल्ड पेमेंट सिस्टम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखने हैं। और ये सारे के सारे एनपी, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा जारी किए गए। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अस्थिर मेमोरी है? तो देखो मेमोरी, एक तो स्थिर मेमोरी और एक अस्थिर, अस्थिर या इसको कहें अस्थिर या अस्थाई मेमोरी, अस्थाई, या इसी को बोलेंगे प्राथमिक मेमोरी। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्राथमिक मेमोरी में आता है आपका रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो यहाँ पे प्राथमिक अस्थिर पूछा है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसी को वोलेटाइल मेमोरी को बोला जाता है। वोलेटाइल, अस्थिर है तो वोलेटाइल मेमोरी। जबकि रोम जो है, रोम, रोम का मीन्स हो गया आपका रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक, रोम, रोम कैसी है? रोम एक स्थायी मेमोरी है, स्थायी, ठीक, या नन वोलेटाइल मेमोरी है, नन वोलेटाइल मेमोरी। ठीक है, तो दोनों में आपको याद रखना है। देखो इसको पावर की कंटिन्यू आवश्यकता होती है। ठीक है, इसमें पावर कट हो जाए, बिजली चली जाए, तब भी यह मेमोरी जाती नहीं। यहाँ पे इसके अंदर जो भी सेव होता है वो सारा का सारा डेटा सेव बना रहता है। पी रोम और ई रोम, ईपी रोम, ये दोनों के दोनों ही रोम के ही टाइप हैं। ठीक, ये दोनों के दोनों ही रोम के ही टाइप हैं। ठीक, चलिए अगले पे आते हैं, अगले क्वेश्चन पर। विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ द्वारा विकसित रोबोटिक यंत्र का नाम है। तो ये यहाँ पे आंसर पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे सही आंसर है हमारा दक्ष, रोबोट दक्ष जो है विस्फोटकों की पहचान के लिए डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया रोबोट है, जिसका नाम है दक्ष। इसके अलावा 3 रोबोट जो और दे रखे हैं, यह भी डीआरडीओ के द्वारा ही विकसित किए गए, यानी ये चारों के चारों रोबोट डीआरडीओ के द्वारा विकसित किए गए हैं। उन्होंने विस्फोटकों की पहचान के लिए रोबोट की पूछा है, तो यहाँ पे दक्ष होगा। चारों के चारों सैन्य रोबोट है, लेकिन स्पेशली विस्फोटकों के लिए, विस्फोटकों की पहचान के लिए डिजाइन किया गया रोबोट दक्ष है। रुस्तम की बात करें, रुस्तम, नेत्र और निशांत, इन तीनों की बात करें तो ये अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, एक तरह से कहें तो यह ड्रोन है तीनों की तीनों। और इन तीनों का काम क्या है? ये तीनों की तीनों सर्विलेंस या निगरानी के लिए डिजाइन किए गए हैं, निगरानी के लिए तैयार किए गए हैं। ठीक है, क्लियर है इतना? चारों की चारों डीआरडीओ के द्वारा डिजाइंड है। बस दक्ष रोबोट इनमें से जो है विस्फोटकों की पहचान के लिए, बाकी तीनों की तीनों निगरानी रोबोट हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं। क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ई कॉमर्स में किस डिजिटल भुगतान पद्धति का प्रयोग किया जाता है? जिन लोगों ने मेरी बुक पढ़ रखी है उन्हें पता होगा। ई कॉमर्स के लिए भुगतान सिस्टम मैंने बताए थे, भुगतान की कौन कौन सी प्रणालियां ई कॉमर्स में, उसमें मैंने आरटीजीएस, नेफ्ट, ठीक है, रुपे, भीम, इन सब का जिक्र कर रखा है। सबसे क्वेश्चन भी बना रखे हैं, एनसीपीआई को मैंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब कर रखा था वहां पे। तो देखो यहाँ पे इंटरनेट बैंकिंग हमने बात की थी। ठीक, इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से भी हम भुगतान कर सकते हैं।
बैंकिंग कार्ड के माध्यम से भी कर सकते हैं, मोबाइल वॉलेट से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक, उपरोक्त सभी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यूपीआई निम्नलिखित में से किसका संक्षिप्त रूप है जिसका आमतौर पर भुगतान हेतु उपयोग किया जाता है? जस्ट थोड़ी देर पहले हमने इसको डिस्कस किया था, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक, आंसर हो जाएगा हमारा यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये आंसर करेक्ट हो जाएगा और आयोग के द्वारा यही आंसर सही दिया गया है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। क्लियर? चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? यहाँ पे सर्च इंजन नहीं पूछा है, तो अल्टा विस्टा एक सर्च इंजन है, याहू भी सर्च इंजन है, लाइकस भी एक सर्च इंजन है। जो माइक्रोसॉफ्ट एज है यह सर्च इंजन नहीं है। ये क्या है? यह एक वेब ब्राउजर है। क्या है? एक वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। दोनों में अंतर समझें। यहाँ पे दो टर्म आते हैं आपके सामने निकल के। एक तो निकल के आता है वेब ब्राउजर यानी ब्राउजर, एक आता है सर्च इंजन। दोनों में अंतर सिर्फ दोनों में यह है, जो ब्राउजर होता है, जो वेब ब्राउजर होता है, ब्राउजर का काम होता है सर्वर तक पहुंचाना, हमारे सिस्टम को सर्वर तक पहुंचाना। इसका काम होता है सर्वर से कनेक्ट करना, सिस्टम को सर्वर से कनेक्ट करना या जोड़ना। ठीक है, कनेक्ट करना। जबकि जो सर्च इंजन होता है इसका काम होता है सर्च यानी किसी को खोजना, यानी वेबसाइटों को खोजने के लिए, वेबसाइट के होम पेज वगैरह तक जाने के लिए, वेबसाइट को खोजना है, वेबसाइट के होम पेज तक जाने के लिए जिसका यूज होता है वो होते हैं सर्च इंजन। जैसे कि हमारा गूगल क्रोम है, अल्टा विस्टा है, याहू है, लाइकस है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज एक वेब ब्राउजर है, ना कि सर्च इंजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट का नाम है। भारतीय मूल की सोशल नेटवर्किंग साइट आपसे पूछी गई है। यहाँ पे सबको पता है अच्छे से आंसर, क्या आंसर होगा यहाँ पे? QF होगा। ठीक है, यहाँ पे सही आंसर होगा आपका QF, क्योंकि जब इंडिया से टिकटॉक को बैन कर दिया गया तो QF ने काफी मतलब चर्चा में आया और QF को काफी लोग पसंद भी करने लगे थे और QF काफी लोगों ने यूज भी किया। तो देखो 2020 में टिकटॉक को बैन कर दिया गया, जो टिकटॉक चीनी ऐप था। उसके बाद QF आया। QF को 2020 में, QF को 2020 में अप्रमेय राधा कृष्णन जी नाम है व्यक्ति का, इन्होंने इसको स्थापना की है। अप्रमेय राधा कृष्णन, जो कि अभी इसके CEO भी हैं QF के। अप्रमेय राधा कृष्णन के द्वारा इसको डिजाइन किया गया, तैयार किया गया था। और इसका हेडक्वार्टर जो है, इसका जो मुख्यालय है कहाँ पर है? मुख्यालय है इसका बेंगलुरु में अवस्थित है, बेंगलुरु। क्लियर है इतना? ठीक। QF, ट्विटर, ट्विटर अभी आपको पता हो ट्विटर चर्चा में, ट्विटर को एलोन मस्क ने खरीद लिया था। इसकी 2006 में स्थापना हुई थी, 2006 में। इसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में है और इसके संस्थापक है, उनका नाम है जैक डोर्सी। ठीक है, जैक डोर्सी साहब ने इसकी स्थापना की थी 2006 में। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में। टिकटॉक एक चीनी ऐप है, चीन के द्वारा डिजाइन किया गया ऐप है, जिसको 2016 में डिजाइन किया गया था। बीजिंग में इसका मुख्यालय है और इसकी जो पेरेंटल कंपनी है वह बाइट डांस, यानी एक दूसरी कंपनी है जिसने इसे तैयार किया है, उसका नाम है बाइट डांस। ठीक, बाइट डांस इसकी पेरेंटल कंपनी है। अगला है इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम भी 2010 में स्थापित, 2010 में स्थापित, कैलिफोर्निया में इसका मुख्यालय अवस्थित है। इंस्टाग्राम का कैलिफोर्निया में उसे केविन सिस्ट्रॉन के द्वारा, केविन सिस्ट्रॉन इनके द्वारा इसे तैयार किया गया था। ठीक है, ये सारे के सारे मैंने बुक्स में दे रखे हैं। क्लियर इतना? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्धचालक है? हमने देखा अर्धचालक से भी लगभग हर एक पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो अर्धचालकों की अगर बात करें तो अर्धचालक में इसका सही आंसर शुद्ध जर्मेनियम है। यह एक अर्धचालक। हमने बात की थी अर्धचालक 4 प्रकार के होते हैं। एक तो तात्विक अर्धचालक, तात्विक सेमीकंडक्टर। दूसरा हमने बात की थी मिश्रित या कंपाउंड, ये ठीक है, यौगिक अर्धचालक इन्हें कहेंगे, यौगिक अर्धचालक। तीसरी आंतरिक या इंट्रिंसिक, आंतरिक अर्धचालक। और चौथा था
बाह्य अर्धचालक, ठीक है, बाह्य अर्धचालक, इसमें एन टाइप और पी टाइप अर्धचालक आ जाते हैं। ठीक, तो इसमें शुद्ध जर्मेनियम जो है, शुद्ध जर्मेनियम एक अर्धचालक है। इसके अलावा बात करें तो टिन है, सिलिकॉन है, टेल्यूरियम है, सेलेरियम। टिन यानी Sn, ठीक, सिलिकॉन, सिलिकॉन यानी Si, यह भी अर्धचालक की श्रेणी में आते हैं। एक और टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम है, टेल्यूरियम, टेल्यूरियम, ठीक है, सेलेनियम भी है। ये सारे के सारे अर्धचालक हैं, सेलेनियम। ठीक, तो ये आप याद रख लें, टिन पूछा जा सकता है, सिलिकॉन है, टेल्यूरियम है, सेलेनियम है, ये सारे के सारे अर्धचालक हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा था, तो यहाँ पे हमारा सी आंसर सही है और आयोग ने भी इसी को सही माना है। चलिए, तो आज के सेशन में हमने यह 10 क्वेश्चन जो कि डीएसपी रेडियो के एग्जाम में पूछे गए थे वो यहाँ पर डिस्कस किए, उनके सॉल्यूशन देखे, आयोग ने क्या आंसर इनके माने हैं वह देखे। ठीक है, कल के सेशन में, कल तो चलो हमारा लाइव सेशन है आप लोगों के साथ में शाम को 8 बजे। ठीक, तो कल का बुधवार का दिन शाम 8 बजे ना भूलें, आपको काफी फायदा होने वाला है इससे। चलिए, कल मिलते हैं फिर शाम को 8 बजे लाइव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।